आप सभी स्टूडेंट का ओजोन के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आयनिक साम्य पढ़ने जा रहे हैं। आयनिक साम्य चैप्टर से हर साल ICR, BHU और जेट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन बहुत ही आसान और इजी होते हैं। लेकिन बच्चों की साइकोलॉजी होती है कि ये चैप्टर बहुत हार्ड है। ये चैप्टर ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इसका रिवीजन बार बार करना ही अपनी सबसे बड़ी बात होती है। इसमें जो भी फॉर्मूले होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, अपने को बिल्कुल सही तरीके से सीखना है और हम चाहेंगे कि इसका एक भी क्वेश्चन अपना किसी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं हो। तो आज के क्लास में हम हेडिंग डालते हैं आयनिक साम्य। सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में हेडिंग डालो आयनिक साम्य। इससे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, एक तो रासायनिक बलगतिकी और एक रासायनिक साम्य। उस चैप्टरों की बहुत सारी बातें इस चैप्टर में काम आएगी। क्या क्या बातें काम आएगी, ये चैप्टर होता क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है। आयनिक इक्विलिब्रियम, हेडिंग डालोगे सभी। नाम से पता पड़ रहा है आयनिक एक साम्य। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, चाहे वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रासायनिक साम्य वाले चैप्टर में हमने सीखा था कि साम्य अवस्था एक वह अवस्था होती है जहां RF बराबर RB होता है। यहां बस एक नाम आ रहा है आयनिक। आयनिक का मतलब होता है यहां किसी पदार्थ को किसी विलायक में डाला जाएगा। जैसे ही विलायक में किसी पदार्थ को डाले जाएंगे तो वो अपने आयनों में वियोजित होगा। तो वियोजित होने वाले भाग और वियोजित न होने वाले भाग के बीच एक साम्य स्थापित होगा, उसी को नाम देंगे आयनिक साम्य। तो आयनिक साम्य की परिभाषा क्या है? जिस पदार्थ को किसी विलायक में डाला जाता है, उस पदार्थ को जो आयनों में टूटेगा उसे नाम दिया जाता है विद्युत अपघट्य। तो सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि हकीकत में इस चैप्टर में जिस पदार्थ को आप विलायक में डालते हो उस पदार्थ का नाम क्या होता है। सबसे पहले अगर जिस पदार्थ का पानी में डालने पर वियोजन होता है, आयनन होता है, वो टूटता है, उस पदार्थ को बोलते हैं विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। और एक ऐसा पदार्थ जिसका आयनन होता ही नहीं है, जो पानी में डालने पर आयनों में टूटता ही नहीं है, वो होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बोले तो विद्युत अनपघट्य। विद्युत अनपघट्य इसका मतलब है पदार्थों को हमने 2 भागों में किसके आधार पे बांटा है? हमने बांटा है किसी विलायक में डालने पर कौन सा पदार्थ का आयनन होता है, कौन से पदार्थ का आयनन नहीं होता। सबसे पहले बात करते हैं हम ऐसे पदार्थ जिनको पानी में डालने पर उन पदार्थों का आयनन होता ही नहीं है, इसका मतलब वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, विद्युत अनपघट्य होते हैं। अब पहले तो विद्युत अनपघट्य की पहचान क्या होती है बताओ देखें। सबसे पहले मैं बात किया कि सबसे पहले जो पदार्थ किसी विलायक में डालने पर वियोजित होता है, आयनित होता है, आयनों में टूटता है, इसी के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के, एक विद्युत अपघट्य, एक विद्युत अनपघट्य। पहले बात कर रहे हैं, पहला इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से पहला रिलेटेड क्वेश्चन यही होता है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूछता है। तो हमें पहचान करनी पड़ेगी। अगर किसी पदार्थ को ज़्यादातर विलायक के तौर पर पानी काम में लेते हैं, पानी में डालने पर कौन सा पदार्थ आयनों में वियोजित हो जाता है, तो जो पदार्थ विद्युत अपघट्य होगा वो आयनों में वियोजित हो जाएगा, जो पदार्थ अनपघट्य होगा वो आयनों में वियोजित नहीं होगा। सबसे पहले विद्युत अनपघट्य पदार्थ जैसे मैं बात करता हूँ, एक कार्बनिक यौगिक जैसे ग्लूकोज है। अब बताओ देखिए, ग्लूकोज आयनों में टूट सकता है क्या? कभी ऐसा देखा है क्या ग्लूकोज आयनिक यौगिकों में टूटेगा? जैसे कार्बन प्लस हाइड्रोजन माइनस नहीं टूटता ना। इसका मतलब ये ऐसा पदार्थ है जो पानी में डालने पर अपने आयनों में वियोजित नहीं होता। जैसे सुक्रोज है, इसी प्रकार जैसे ग्लूकोज है, जैसे सुक्रोज है, जैसे स्टार्च है, ये पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में डालने पर अपने आयनों में वियोजित होते नहीं है। इसका मतलब ये विद्युत अनपघट्य पदार्थ है। इसका मतलब बोले तो जितनी भी शर्कराएं होती है ये विद्युत अनपघट्य पदार्थ होते हैं।
ये पानी में डालने पर आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, इसलिए इनको नाम दिया वैद्युत अनपकट्य पदार्थ। इसी के आधार पर अगर कोई पदार्थ पानी में डालने पर वियोजित हो जाते हैं, इसका मतलब उनको नाम दिया जाएगा वैद्युत अपकट्य। इसका मतलब सबसे पहले इसमें यही पढ़ा जाता है कौन वैद्युत अपकट्य हैं, कौन वैद्युत अनपकट्य हैं, और इस चैप्टर में जो भी पढ़ा जाएगा वो वैद्युत अपकट्य होगा जिसका आयनन होगा। अब ये पदार्थ कोई अम्ल भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, कोई बेस भी हो सकता है, क्षार भी हो सकता है, और कोई सोल्ट बोले तो लवण भी हो सकता है। ये सारे के सारे पदार्थ पानी में डालने पर वियोजित होते हैं, इसका मतलब है ये वैद्युत अपकट्य पदार्थ है। अब जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि कोई दो तत्वों से बना हुआ यौगिक है ए और बी, इसके x और इसके y गुणांक है। जैसे ही ये अभी वैद्युत अनपकट्य हैं, वैद्युत अपकट्य इसकी पहचान इस प्रकार से होगी कि जैसे इसको किसी विलायक में डालेंगे, मान लो इसको किसी पानी में डाल दिया, और पानी में डालने से ये अपने आयनों में टूटेगा। ये देखना ये क्या बनाएगा, ए, इसकी संख्या कितनी है x प्लस y बनाए b, और इसकी संख्या कितनी है y। अब आपको ये भी पता है आयनों में टूटेगा प्लस माइनस। अब किसी भी आयनिक यौगिक का जब भी सूत्र लिखा जाता है तो आयनों का एक्सचेंज होता है, इसका मतलब ये y यहाँ है, ये x यहाँ है, तो मैं यहाँ देखो ये y प्लस और ये क्या है x माइनस। पानी में डालते ही ये क्या बन जाएगा एक्वस, ये भी क्या बन जाएगा एक्वस। अब देखना ये किसी पदार्थ का पानी में डालने से पहले का भाग है, इसका मतलब ये अभी आयनों में वियोजित नहीं हुआ है, इसका मतलब ये तो अनायनित भाग है। ये पानी में डालने के बाद का भाग है, इसका मतलब ये आयनिक भाग है। अब एक आयनाइजेशन भाग है। अब इस आयनिक और इस अनायनित भाग के मध्य जो भी एक साम्य स्थापित होगा, सबसे पहले इस पदार्थ को जैसे ही ये वैद्युत अपकट्य हैं या वैद्युत अनपकट्य हैं ये पता पड़ेगा आयनों में तोड़ने के बाद। इसका मतलब यहाँ किसी पदार्थ को पानी में डालते ही आयनन हो रहा है, और आयनन होने के साथ यहाँ एक साम्य स्थापित हो रहा है, और जो साम्य स्थापित होता है यहाँ अगर आयनों के मध्य स्थापित हो रहा है तो इसका नाम पड़ेगा आयनिक साम्य। और आपको ये भी पता है रासायनिक साम्य वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कोई भी साम्य हो उसके लिए स्थिरांक होता है, और यहाँ जो भी स्थिरांक परिभाषित होगा वो होगा आयनन स्थिरांक, क्योंकि नाम से ही पता पड़ रहा है यहाँ किसी वैद्युत अपकट्य का आयनन हो रहा है, तो यहाँ पढ़ेंगे आयनन स्थिरांक। और वहाँ लिखा जाता था के इक्विवेलेंट बोले तो केसी और केपी लिखा जाता था, यहाँ लिखा जाएगा के आयनाइजेशन बोले तो के आयन लिखा जाएगा। अब सबसे पहले आयनिक साम्य की क्या परिभाषा है, आयनिक साम्य चैप्टर की मूल बात क्या है कि जब किसी पदार्थ को वैद्युत अपकट्य को पानी में डाला जाता है तो उसके आयनित भाग और अनायनित भाग के बीच जो भी साम्य स्थापित होता है उसको आयनिक साम्य कहते हैं। सबसे पहली बात आई आयनन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले किसी भी पदार्थ का आयनन या वियोजन किसे कहते हैं, सबसे पहले बताओ देखिए क्या कहते हैं, लिखो जब किसी वैद्युत अपकट्य को वैद्युत अपकट्य बोले तो अभी बताया था ना अम्ल क्षार या लवण, वैद्युत अपकट्य को पानी में डाला जाता है, ज्यादातर विलायक के तौर पर पानी काम में लेते हैं, पानी में डाला जाता तो वह आयनों में टूट जाता है, और आयनों में टूटने की ये प्रक्रिया में टूट जाता है। ये घटना आयनन कहलाती है, आयनाइजेशन आयनन कहलाती है। इसका मतलब सबसे पहले तो ये सीखा कि आयनन क्या होता है, किसी वैद्युत अपकट्य का आयनों में टूटना। अब वो कितना टूट रहा है, उसकी आयनन की मात्रा कितनी है, इसी के नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये तो हमने पढ़ा आयनन किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का विलायक में डालते ही आयनों में टूटना। इसी के नेक्स्ट स्टेप जैसे ही वो आयनों में टूट जाएगा उस वैद्युत अपकट्य के आयनित जो आयनिक हो गया वह अनायनित भाग के मध्य
मध्य स्थापित साम्य आयनिक साम्य कहलाता है। सबसे पहले हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं बेसिक से कि आयनिक साम्य हकीकत में होता क्या है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें अध्ययन किया जाता है विद्युत अपघट्य का। जैसे ही विद्युत अपघट्य को विलायक में डाल रहे हैं उसका आयनन हो रहा है, जो साम्य स्थापित हो रहा है उसको आयनिक साम्य नाम दिया जा रहा है। पीछे हमने देखा कि सबसे पहले एक विद्युत अपघट्य को पानी में डाला, उसका आयनन हुआ, उसके आयनित और अनायनित भाग के मध्य जो भी साम्य स्थापित हो रहा है उसे आयनिक साम्य कहते हैं। प्रत्येक साम्य के लिए एक साम्य स्थिरांक लिखा जाता है। यहाँ आयनन है इसलिए आयनन स्थिरांक लिखा जा रहा है जो कि आयनन है। और हमने रासायनिक साम्य चैप्टर में यह भी पढ़ा था, प्रत्येक साम्य के लिए जो साम्य स्थिरांक होता है वो क्या होता है, साम्य अवस्था पर उपस्थित उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। तो यहां से लिखेंगे उत्पाद तो कौन है, ए, ऊपर क्या लगा हुआ है y प्लस, गुणांक कहां चला जाएगा घात में, यहां गुणांक कौन सा है x, ऐसे ही b उसमें क्या लगा हुआ है x माइनस, और गुणांक कहां चला गया घात में, बटा सक्रिय द्रव्यमान किसका, अभिकारक का। अगर यहां अभिकारक ठोस है तो ठोस की स्थिति में जो एक्टिव मास होता है वो सक्रिय द्रव्यमान होता है, वो इकाई माना जाता है, तो यहां 1 रख दिया जाता है। कुल मिला के इस आयनिक साम्य वाले चैप्टर में जो भी स्थिरांक पढ़ेंगे वो आयनन स्थिरांक पढ़ेंगे, और यहाँ जो साम्य आ रहा है वो आयनिक साम्य आ रहा है। तो सबसे पहले ये स्टूडेंट लिखे सभी, यहां से एक चीज सीखने को मिल रही है कि आयनिक साम्य वाले चैप्टर में हम जिस भी विद्युत अपघट्य का अध्ययन करेंगे उसका आयनन होगा। आयनन कितना होगा, आयनन की मात्रा कितनी है, यहाँ जो साम्य स्थापित हो रहा है, यहाँ जो भी स्थिरांक लिखा जाएगा वो कौन सा स्थिरांक लिखा जाएगा। इसी में आगे सबसे पहले ये विद्युत अपघट्य जिस पदार्थ का अध्ययन कर रहे हैं, ये विद्युत अपघट्य ही कितना वियोजित होगा किसी विलायक में डालने के आधार पर। किसी विलायक में जिस उसको डाला जाएगा तो हो सकता है उसका आयनन कितना हो, इसके आधार पर कि हो सकता है पूरा का पूरा विद्युत अपघट्य ही आयनन में वियोजित हो जाए। तो आयनन के आधार पर ऐसा जिसका आयनन ही 100% हो जाए। बोले तो आयनन की मात्रा को बताने के लिए कि आयनन कितना हुआ है, कोई विद्युत अपघट्य किसी विलायक में डालने पर कितना आयनित हो रहा है उसको बताने के लिए क्या काम में आती है, आयनन की मात्रा काम में आती है, या उसका कितना वियोजन हो रहा है इसको बताने के लिए आयनन की मात्रा या वियोजित मात्रा काम में आती है। ये होती क्या है, इसे अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। अल्फा क्या होता है कि जैसे ही किसी पदार्थ को अपन पानी में डालेंगे वो वियोजित कितना हो गया और प्रारंभ में कितना था, इसका मतलब प्रारंभ के सापेक्ष से देख लिया जाएगा कि वो कितना टूट रहा है। और ये बात तो अपने रासायनिक साम्य में भी आई थी कि वियोजित मोल है वो तो x है और प्रारंभिक मोल हमने मान लिए a है। ये वियोजन की मात्रा जरूरी नहीं है कि मोल के पदों में ही पड़े, ये सांद्रता के पदों में भी हो सकती है। इसका मतलब वियोजित सांद्रता अपॉन प्रारंभिक सांद्रता, ये किसी भी विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा है कि वो कितना वियोजित हो रहा है। इसी के आधार पर विद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं। ऐसा विद्युत अपघट्य जो पानी में डालते ही 100% आयनों में वियोजित हो जाता है वो प्रबल विद्युत अपघट्य है, और ऐसा विद्युत अपघट्य जिसका पानी में डालने पर आयनन बहुत कम होता है वो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। इसका मतलब है इसकी मात्रा के आधार पर, अल्फा के आधार पर विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो ऐसा जिसके लिए अल्फा 1 होता है, बोले तो प्रतिशतता में 100% होता है, और एक ऐसा जिसके लिए अल्फा का मान 1 से बहुत कम होता है, बोले तो यहां अल्फा का मान लगभग 1 से 5% होता है। इसका मतलब ऐसा जो अपने आयनों में पूर्णतः वियोजित हो जाता है, आयनों में पूर्ण वियोजित हो जाता है पानी में डालते ही, इसका मतलब वो प्रबल विद्युत अपघट्य है, पूर्ण वियोजित। ऐसा विद्युत अपघट्य जो बहुत आंशिक, बोले तो बहुत कम, तो यहां आंशिक वियोजन होता है पानी में डालने पर, यह आंशिक वियोजन है। इसका मतलब इसकी ये पहचान है कि ये कैसा है,
अगर 100% टूट रहा है इसका मतलब ये परबल वैद्युत अपकट्टे हैं। तो वैद्युत अपकट्टे परबल होगा या दुर्बल होगा, इसकी पहचान होती है अल्फा के आधार पर। अगर आंशिक वियोजन हो रहा है इसका मतलब ये कैसा वैद्युत अपकट्टे है? ये दुर्बल वैद्युत अपकट्टे हैं, ये दुर्बल वैद्युत अपकट्टे हैं। इसी में परबल वैद्युत अपकट्टे और दुर्बल वैद्युत अपकट्टे कौन कौन से परबल होते हैं, कौन कौन से दुर्बल होते हैं, इनकी पहचान ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं परबल वैद्युत अपकट्टे। इसका मतलब नाम से पता पड़ रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है? ऐसे वैद्युत अपकट्टे जिनको पानी में डालते ही जिनका 100% वियोजन होता है, जो पूरे के पूरे वियोजित हो जाते हैं। बोले तो जैसे नाम से पता पड़ रहा है, जितने भी परबल अम्ल है नाम से पता पड़ रहा है, जो परबल होगा वो 100% वियोजन होगा, वो पूरा अपने आयनों में टूट जाएगा। ऐसा वैद्युत अपकट्टे परबल वैद्युत अपकट्टे कहलाता है। परबल वैद्युत अपकट्टे होते कौन कौन है? एक तो परबल अम्ल। अब सबसे पहले परबल अम्ल होते कौन कौन से हैं? परबल अम्ल की पहचान क्या है? कैसे याद रखें कि इनको परबल अम्ल क्यों माना जाता है और कौन कौन से होते हैं? याद करो, आवर्त सारणी में पढ़ा था, ऐसे हाइड्रोक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जिनमें केंद्रीय परमाणु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, उनका व्यवहार परबल अम्ल की तरह होता है। एग्जाम्पल सभी लिखो देखिए। एक तो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर अपनी +6 ऑक्सीकरण अवस्था में उच्चतम में है, तो ये परबल अम्ल है। ऐसे ही जैसे हर क्लोरिक अम्ल है HClO4, इसमें भी क्लोरीन अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है। ऐसे ही HNO3 है, इसमें नाइट्रोजन अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है। ऐसे ही हाइड्रोजन के हैलाइड जैसे HI है, जैसे HBr है, जैसे HCl है। और ये बताया था आवर्त सारणी में एक ही वर्ग के हाइड्राइडों की अम्लीयता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, क्योंकि बंध सामर्थ्य घटती है। H+ त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है। ये सारे के सारे अम्ल परबल अम्ल है। इसका मतलब इनका व्यवहार परबल वैद्युत अपकट्टे की तरह है, क्योंकि वैद्युत अपकट्टे अम्ल भी हो सकता है, क्षार भी हो सकता है और लवण भी हो सकता है। दूसरा, जितने भी परबल क्षार है, चाहे परबल अम्ल हो चाहे परबल क्षार हो, परबल कोई भी हो, उसका व्यवहार परबल वैद्युत अपकट्टे की तरह होता है। याद करो परबल क्षार कौन होते हैं? एस ब्लॉक की चाहे ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो, उनका व्यवहार परबल क्षार की तरह होता है। तो एक तो इनके हाइड्रोक्साइड और एक ऑक्साइड कोई भी हो, ये भी क्या होते हैं? परबल क्षार होते हैं। याद करो एस ब्लॉक में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट और सेकंड के क्षार सामान्यतः परबल होते हैं, लेकिन ये कौन कौन अपवाद थे जिनका आकार छोटा था, जिनमें सहसंयोजी गुण थे? क्योंकि एस ब्लॉक में धातुओं के यौगिक आयनिक होते हैं और आयनिक यौगिकों की प्रकृति क्षारीय होती है। लेकिन लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम का छोटा आकार होने के कारण इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड परबल क्षार होते नहीं है। ये दुर्बल क्षार की तरह इनका व्यवहार होता है। हम पढ़ रहे हैं परबल वैद्युत अपकट्टे में कौन कौन आता है। एक तो परबल अम्ल आते हैं, एक परबल क्षार आते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, लवण तो कोई सा भी हो, साल्ट तो लवण तो सदैव ही क्या होते हैं? 100% आयनों में वियोजित होते हैं। इसका मतलब है लवण चाहे दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से बना हो, परबल अम्ल परबल क्षार से बना हो, परबल अम्ल दुर्बल क्षार से बना हो, चाहे दुर्बल अम्ल परबल क्षार से बना हो, लवण सदैव ही क्या होते हैं? सदैव परबल वैद्युत अपकट्टे होते हैं। तो ये सदैव ही परबल वैद्युत अपकट्टे होते हैं। ये अपने ने ये पहचान कर ली कि किन किन के लिए अल्फा है वो 1 होता है। बोले तो परबल वैद्युत अपकट्टे की पहचान ये होती है, इनका वियोजन 100% वियोजन होगा, ये पूरे के पूरे अपने आयनों में वियोजित हो जाएंगे। इसका मतलब ये तो पता पड़ रहा है, जब पूरा का पूरा अभिकारक पूरा का पूरा उत्पाद बना लेगा तो क्या ऐसे अपकट्ठों का इस आयनिक साम्य में अध्ययन होगा? इनके मध्य साम्य आएगा ही नहीं। या अभिक्रिया 100% पूर्ण हो जाएगी, पूरा का पूरा ही वियोजित हो जाएगा, तो यहाँ कोई साम्य अवस्था आएगी? नहीं आएगी। इसीलिए तो आयनिक साम्य में कभी भी परबल वैद्युत अपकट्ठों का अध्ययन नहीं होता, यहाँ दुर्बल वैद्युत अपकट्ठों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि आयनिक साम्य अवस्था आने के लिए अभिक्रिया उत्क्रमणीय होनी चाहिए। अगर अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होनी चाहिए। इसी में अब आपको इसकी पहचान कैसे करें आप कि सॉल्ट होता क्या है? इधर देखो, देखिए सबसे पहले जैसे मैं बात करूं NaCl है, ये किससे बना है? ये क्षार NaOH
और अम्ल HCl से बना है। लवण कोई सा भी हो, यहां चाहिए प्रबल क्षार बोले तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हो। अब कोई पहचान करेगा सर ये कैसे बताया आपने, अरे एस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड तो प्रबल क्षार होते हैं और HCl अभी पढ़ा था प्रबल अम्ल होता है। ऐसे ही कोई जरूरी नहीं है, लवण तो किससे भी बना हो, जैसे ये सोडियम एसीटेट है, ये भी तो लवण है, अम्ल और क्षार से बना हुआ है। ये बना हुआ है एसिटिक अम्ल से और ये बना हुआ है NaOH से। इसका मतलब जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं वो तो वीक होते हैं, और ये कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब ये भी सॉल्ट है। सॉल्ट तो कोई सा भी हो, जैसे NaCN है, ये सॉल्ट है। कैसे, ये NaCl किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है अपना क्षार NaOH से, और CN का मतलब ये HCN से। एस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कौन है, वीक एसिड है। इसका मतलब साल्ट तो चाहे कोई सा भी हो, लवण चाहे कोई सा भी हो, लवण तो सदैव ही क्या होते हैं, प्रबल वैद्युत अपकट्टे। जैसे ही इनको पानी में डाला जाता है इनका 100% आयनन हो जाता है। इसी प्रकार अगला अपना स्टेप है दुर्बल वैद्युत अपकट्टे कौन कौन से हैं, तो दुर्बल वैद्युत अपकट्टे। और इस दुर्बल वैद्युत अपकट्टे की क्या क्या पहचान है। सबसे पहले आपको पता है इसका वियोजन बहुत कम होता है, तो इसके लिए अल्फा की मात्रा बहुत कम होती है, बोले तो 1 से 5%, या ऐसे भी लिख सकते हैं इससे भी क्या होती है, कम। अब देखो एक बार, जैसे या तो जितने भी दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल भी क्या होते हैं, दुर्बल चाहे अम्ल हो चाहे दुर्बल क्षार हो, वो होते ही कौन है, दुर्बल वैद्युत अपकट्टे। इस दुर्बल अम्ल में प्रबल अम्ल के अलावा जितने भी हैं, जैसे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था हो ही नहीं, जैसे H2SO3 हो, जैसे HClO4 के अलावा HClO3 हो, जैसे HClO2 हो, जैसे HClO हो, ये क्लोरीन के हाइड्रोक्साइड है, बोले तो ये भी ऑक्सी अम्ल है, तो ये यहां पर उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है ही नहीं। ऐसे ही जैसे HNO3 के अलावा HNO2 है। फॉस्फोरस के जितने भी ऑक्सी अम्ल होते हैं, चाहे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का ही क्यों ना हो, ये तो अपवाद होता है। फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल प्रबल होने चाहिए लेकिन फिर भी दुर्बल होते हैं। ऐसे ही H3PO3 है। ऐसे ही फॉस्फोरस के तो जितने भी ऑक्सी अम्ल है ये सारे के सारे वीक एसिड है। ऐसे ही जैसे अपना HCN है, ये वीक एसिड है। जैसे H2S है, ये भी वीक एसिड है। और जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल हुआ, जैसे फार्मिक अम्ल हुआ, जैसे अल्कोहल हुआ, जैसे फिनोल हुआ, ये तो सारे के सारे होते ही कौन है, वीक एसिड होते हैं। इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाने वाले जो भी अम्ल होते हैं वो तो होते ही वीक है, उनका तो वियोजन बहुत कम होता है। बोले तो वीक एसिड की पहचान क्या क्या है, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा जो भी ऑक्सी अम्ल होते हैं, चाहे सल्फर का हो, चाहे क्लोरीन के हो, चाहे नाइट्रोजन के हो, चाहे फॉस्फोरस के हो, HCN हो, चाहे H2S हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी अम्ल हो, चाहे जितने भी अम्ल होते हैं वो होते ही क्या है रे, दुर्बल अम्ल होते हैं। एक बार इनको लिखो, ये अपने को याद होना चाहिए। सबसे पहले बेसिक स्टेप ही यही है, कौन कौन प्रबल अम्ल है, कौन कौन प्रबल क्षार है। और इस क्लास का पहला उद्देश्य, इस पहली क्लास का यही है कि आपको वैद्युत अपकट्टे के बारे में पता पड़े, वैद्युत अपकट्टे होता कौन है। हो गया सभी स्टूडेंट का। ऐसे ही जितने भी दुर्बल क्षार है, वीक बेस है, दुर्बल क्षार बोले तो वीक बेस। अब आपको पता है जैसे अमोनिया है, इसको पानी में डाला आपने और ये बना लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब इसको बोलेंगे ये अमोनिया के पानी में डालने के बाद बना है, तो अमोनिया का जलीय विलयन है, ये भी वीक बेस है। और जितने भी क्षार होते हैं, कार्बनिक क्षार बोले तो एमीन है, चाहे वो 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो। बोले तो जो कार्बनिक क्षार होते हैं वो सदैव ही दुर्बल क्षार होते हैं, चाहे वो एलिफेटिक एमीन हो चाहे वो एरोमेटिक एमीन हो। और एरोमेटिक एमीन का नाम क्या होता है, एनिलीन। ये सारे के सारे दुर्बल क्षार होते हैं। इसका मतलब एक चीज यहां से सीखने को मिली कि जितने भी कार्बनिक अम्ल है, कॉपी के ऊपर ही ऊपर लिखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाने वाले कार्बनिक अम्ल है, ये कार्बनिक अम्ल है
अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे वो ऑक्साइड हो, चाहे हाइड्रोक्साइड हो, चाहे ऑक्सीएमएल हो, वो अकार्बनिक अम्लों की तुलना में दुर्बल होते हैं, दुर्बल होते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाने वाले क्षार, ऑर्गेनिक बेस, कार्बनिक क्षार, ये अकार्बनिक क्षारों की तुलना में, अकार्बनिक क्षारों की तुलना में दुर्बल होते हैं। ये अपने को विद्युत अपघट्य की पहचान करने का तरीका सीख लिया। कौन सा विद्युत अपघट्य प्रबल है, कौन सा दुर्बल है, एक बार दोबारा देखिए सभी स्टूडेंट। मैंने बताया एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। आज के बाद इनकी पहचान क्या है, कौन तो स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, इनकी मेन पहचान क्या क्या होती है। सबसे पहले प्रबल कोई सा भी हो, चाहे प्रबल अम्ल हो, चाहे प्रबल क्षार हो, और प्रबल अम्ल मैंने आज बताया ऐसे ऑक्साइड, ऐसे ऑक्सी अम्ल जिनमें केंद्रीय परमाणु उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में हो, जैसे एक मैंने बताया H2SO4, एक मैंने बताया HClO4, एक मैंने बताया HNO3, एक मैंने बताया जैसे HCl है, जैसे HBr है, जैसे HI है। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे ही जितने भी प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार होते हैं S ब्लॉक के। और ऐसे ही मैंने बताया लवण, लवण तो सदैव ही क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। दुर्बल की बात आएगी, चाहे दुर्बल अम्ल हो, चाहे दुर्बल क्षार हो। इस दुर्बल अम्ल में एक एग्जांपल और लिखना, जैसे HCl, HBr, HI के अलावा कौन, HF है, HF दुर्बल अम्ल है। ऐसे ही दुर्बल क्षार, इस दुर्बल क्षार में एक एग्जांपल और लिखना, जैसे S ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होते हैं, तो D एंड P ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो दुर्बल क्षार होते हैं। ये दुर्बल क्षार है, ये दुर्बल क्षार। ऐसे ही जैसे आयरन का हाइड्रोक्साइड है, ये डी ब्लॉक का हाइड्रोक्साइड है, तो ये वीक बेस है। अब हम इस क्लास के माध्यम से ये सीख रहे हैं कि हकीकत में कौन प्रबल होता है, कौन दुर्बल होता है, किसका वियोजन आंशिक होता है, किसका 100% होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमने विद्युत अपघट्य पढ़ा, तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो पढ़ा जाता है इलेक्ट्रोलाइट, बोले तो विद्युत अपघट्य। फिर जैसे ही उस विद्युत अपघट्य को आप पानी में डालोगे, उस विद्युत अपघट्य का क्या होगा, आयनन। तो फिर पढ़ते हैं आयनन की मात्रा। आयनन की मात्रा कि आयनन की मात्रा कहाँ ज्यादा होगी, कहाँ कम होगी, ये किस किस बात पर निर्भर करती है कि विद्युत अपघट्य की प्रकृति क्या है, ताप के बढ़ाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, कैसा विद्युत अपघट्य काम में लिया जा रहा है। आयनन की मात्रा के बाद जैसे ही हम विलायक के तौर पर पानी काम में ले रहे हैं, इसका मतलब हम पढ़ेंगे जल का आयनिक गुणनफल। अब एक बात ये सीख रहे हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक गुणनफल। फिर यहां अध्ययन किया जा रहा है या तो विद्युत अपघट्य अम्ल होगा, या क्षार होगा, या सॉल्ट होगा, लवण। इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अम्ल और क्षार, इनको बताने के लिए कौन अम्ल हो सकता है, कौन क्षार हो सकता है, इनको समझाने के लिए अम्ल क्षार अवधारणाएं दी गई। 3 अवधारणाएं अम्ल क्षारों के वर्गीकरण के लिए दी गई। कौन कौन सी अवधारणाएं क्या क्या बताती है, कौन कौन सा कंसेप्ट क्या क्या कहता है। सबसे पहली अवधारणा आरेनियस, दूसरी फ्रोस्टेन-लोरी अवधारणा, और तीसरी अवधारणा थी लुईस अम्ल अवधारणा। इसी से आगे फिर किसी भी पदार्थ को पानी में डालेंगे तो उसकी क्या ज्ञात करेंगे, पीएच। इसी के आगे कोई भी लवण पानी में डाला जाएगा तो उसका जल अपघटन होगा, तो बोले तो लवण जल अपघटन। किस विलयन की पीएच, किसी बाहर से कोई अम्ल मिला दिया जाए, क्षार मिला दिया जाए, परिवर्तित होती है कि नहीं होती, ऐसा विलयन जिसके बारे में पढ़ेंगे वो बफर विलयन। ये क्या होता है, इसकी पीएच कैसे ज्ञात करते हैं, ये क्या काम करता है।
इसी के बाद किसी पदार्थ को पानी में डाला, वो कितना घुला है, इसका मतलब उसकी विलेयता कितनी है, और विलेयता के दौरान जो साम्य स्थापित होगा और वहां जो भी गुणनफल लिखा जाएगा उसको क्या नाम दिया जाएगा, विलेयता गुणनफल। एक कौन सा विलयन अम्लीय है, क्षारीय है, एक बाहर से जो पदार्थ मिलाया जाता है जो किसी अभिक्रिया की पूर्ण होने की सूचना देता है, इसका मतलब फिर पढ़ा जाता है सूचक के बारे में। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहले जिस पदार्थ को पानी में डाला जा रहा है उस वैद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर वो वैद्युत अपघट्य पानी में डालते ही कितना आयनन हो रहा है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर विलायक के तौर पर पानी काम में लिया जा रहा है तो पानी के आयनन के बारे में। फिर इस चैप्टर में जो वैद्युत अपघट्य हैं या तो अम्ल है या क्षार है या साल्ट है, इनके बारे में पढ़ेंगे। अम्ल क्षार अवधारणाएं पढ़ेंगे। इसी के आगे किसी भी विलयन की पीएच कैसे ज्ञात करते हैं, पीएच ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, कोई विलयन अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, क्या है। फिर किसी लवण को पानी में डालते हैं उसका लवण जल अपघटन पढ़ेंगे। फिर बफर विलयन पढ़ेंगे। फिर विलेयता व विलेयता गुणनफल पढ़ेंगे और फिर सूचक पढ़ेंगे। ये टॉपिक अपने आयनिक साम्य में है, इनको एक एक करके खत्म करेंगे। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि वैद्युत अपघट्य क्या है, प्रबल अम्ल की पहचान, प्रबल क्षार की पहचान, दुर्बल अम्ल की पहचान, दुर्बल क्षार की पहचान। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि कोई विद्युत अपघट्य को जैसे ही पानी में डालते हैं उसका आयनन होता है तो कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो आयनन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगली क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। क्लास के लिंक को अपने सभी साथियों को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट को फायदा हो। धन्यवाद।